हेलो बच्चा लोग, मैं विपिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। प्री बोर्ड 2025 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर के आया हूं। बोर्ड ने ऑफिशियली ये पेपर भेजा है क्योंकि ये जो स्कूल है ये एक गवर्नमेंट स्कूल है जहां पे ये पेपर आया हुआ है, तो ये बोर्ड के द्वारा भेजा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड पेपर है। चलिए चलते हैं फटाफट से इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न की, जो कि हमारे खंड आ में दिया गया है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, पुनर्नवा किस विधा की रचना है? तो आपको बता देते हैं, पुनर्नवा हमारी जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। दूसरा है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश। तो आपको बता देता हूँ, आषाढ़ का एक दिन जो है ये मोहन राकेश जी की रचना है। तीसरा हमको क्या दिया है, शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग या प्रयोगवाद युग। तो ये जो टिक है ये बच्चे का लगा हुआ टिक है, बिल्कुल सही बच्चे ने टिक किया है, छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। तो आप सभी को पता है कि हंस पत्रिका का संपादन जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया था। बाद में पांचवा हमारे पास है, विश्रामपुर का संत के लेखक हैं। ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ला, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या मनु भंडारी। तो आपको बता देता हूँ, फिफ्थ का जो सही जवाब है, बच्चे ने यहाँ पे मनु भंडारी लगा रखा है, लेकिन इसका सही जवाब है श्रीलाल शुक्ला। तो यहाँ पे बच्चे का एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके बाद सिक्स्थ है, ठाकुर किस धारा के कवि हैं? ऑप्शंस हैं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या स्वच्छंद। तो आपको बता देता हूँ, सिक्स जो है इसका सही जवाब है रीतिमुक्त, बिल्कुल सही जवाब लगाया गया है। सातवां है, तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या है 4, 5, 6, 7। तो 7 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। इसके बाद में आठवां प्रश्न हमारे पास है, रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है? ऑप्शंस हैं रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल या मध्यकाल। तो बिल्कुल सही टिक लगा है, रीतिकाल के हमारा क्या होता है, रामचंद्रिका हमारा महाकाव्य हो जाता है। इसी के साथ में 9वां क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है निहार, निर्जा, पल्लव, सुनहरे, सहवाल। तो निहार और निर्जा जो है ये आपकी महादेवी वर्मा की रचना हो जाती है। इसी पे 9वां जो ये पल्लव है, पल्लव सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। इसी के साथ 10वां है, कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। आपके चैप्टर का नाम भी है एक कलम का सिपाही। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, यशपाल या मोहन राकेश। तो इसका सही जवाब 10वें का हमारे पास हो जाता है अमृत राय। तो बहुत सारे ऑप्शंस बच्चे ने बिल्कुल सही टिक किए हैं। चलिए चलते हैं इसके बाद में अपने शांत रस का स्थायी भाव क्या है, करुण, हास्य, शोक, निर्वेद। तो करुण रस का स्थायी भाव तो हमारा शोक होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है, हास होता है, शोक हमारा है नहीं। तो हमारे पास में 11वें का जो सही जवाब है वो निर्वेद हो जाता है। निर्वेद शांत रस का क्या है, स्थायी भाव हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है, कनक कनक ते सौगुनी में अलंकार है। कनक और कनक के बीच में हमारे पास में क्या लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपको बता देता हूं, आपका जो सही जवाब है 12वें का वो हो जाएगा आपका यमक अलंकार। बहुत सारे बच्चों ने रूपक लगाया होगा या सौ देख के उपमा लगाया होगा, तो वो उनका गलत हो जाएगा। यहाँ बच्चे का भी गलत हो गया है। दोहा छंद का उल्टा होता है। तो आपको बता देते हैं कि दोहे का उल्टा होता है हमारा सोल्ठा। बिल्कुल सही यहाँ पे टिक लगा है। 14वां क्वेश्चन है, पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो आपका ऑप्शंस है बड़ा अ, पर, अक, परी। तो इसमें सही जवाब लगाया गया है परी। चलिए चलते इसी के साथ में 15वें बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। अभी तक बच्चे ने केवल 2 बहुविकल्पीय प्रश्न गलत किए हैं और आपने कितने सही किए कमेंट करके जरूर बताते जाइए हमको। चलिए चलते हैं 15वें एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। 15वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, धुआं का तत्सम है। ऑप्शन है धुआं, धूम्र, धूम या धूम। तो इसका सही जवाब है धूम, बिल्कुल सही जवाब है। 16वां हमारा है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं द्वंद्व समास,
द्विग समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो पंच मतलब 5, जब नंबर आए तो वहाँ पे हमारा द्विग समास हो जाता है। 17वां क्वेश्चन है, बड़ाई में प्रत्यय है, बड़ा आ, बड़ी ई, आई या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देता हूँ 17वें का जो सही जवाब हमारे पास हो जाएगा पे आई। बच्चे ने सही लगाया, बाय मिस्टेक ये गलत मैंने टिक कर दिया, यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं है? शशि, दिनकर, सुधाकर, निशाकर। तो आपको बता देते हैं पर्याय नहीं है, तो 18वें का सही जवाब है आपका दिनकर। ठीक है, बाकी सभी तो एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिनकर गलत दिया हुआ है। तासाम शब्द में वचन और विभक्ति है, तो इसका ऑप्शन है षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी द्विवचन, चतुर्थी एक वचन। तो आपको बता देते हैं इसका सही जवाब है षष्ठी बहुवचन। इसके बाद 20वां और आखिरी क्वेश्चन है, जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वो शब्द कहलाते हैं विकारी, अवयव, संज्ञा या विशेषण। तो उन्हें अवयव कहते हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं होता। इसी के साथ में खंड आ हमारा समाप्त हो चुका है। आपने कितने सही जवाब दिए हमें कमेंट करके बताइए। चलते हैं हम अपने खंड बा की तरफ। खंड बा हमारे पास आ चुका है, आपको पता है ये वर्णनात्मक प्रश्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, स्किप मत करिएगा। बोर्ड एग्जाम का ऑफिशियल पेपर है, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज नाम है, गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे भी इनके, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो इसलिए इसको स्किप मत करिएगा वरना आपको ही दिक्कत होगी। चलिए चलते हैं, हमारे पास क्या है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का शास्त्र करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। और ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। आपको याद होगा ये आपका किस चैप्टर का, ये पहला चैप्टर ही है मित्रता। ये हमारा जो है मित्रता पाठ से लिया गया है। और मित्रता पाठ के कौन लेखक हैं आप सभी को पता है, कमेंट करिए जल्दी से, रामचंद्र शुक्ल। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा गद्यांश लिखने के लिए। तो गद्यांश क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसके बाद में आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। मतलब यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं कि जो इंसान है, जब इंसान का जन्म होता है तो वो एक तरीके से मिट्टी की भांति होता है। अगर उसको अच्छी संगति में रखेंगे तो वो धीरे धीरे अच्छे गुणों के साथ में बड़ा होगा, लेकिन उसे बुरी संगति में रखेंगे तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। अगर वो अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो देवता बन जाएगा, भगवान बन जाएगा, बहुत अच्छे गुणवान बन जाएगा। लेकिन बुरे व्यक्तियों के साथ रहेगा तो उसकी प्रकृति बुरी होगी, राक्षसों के समान होती चली जाएगी। चीज हमें यहाँ बताई गई है, इसको आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरा है, तो यहाँ देखिए लिखा है, क्या कहते हैं, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो ये हो जाता है हमारा खंड बा के वर्णनात्मक प्रश्न का जो पहला गद्यांश है उसके सभी प्रश्न। चलिए चलते हैं दूसरे गद्यांश की तरफ। यहाँ पे हमारा दूसरा गद्यांश दिया है, ईर्ष्या मन का चारित्रिक दोष ही नहीं। अब देखिए ईर्ष्या आया है तो नाम से ही पता चल रहा है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर का है। ठीक है, पैराग्राफ में ही चैप्टर आपको दिया रहता है, याद रखिएगा। प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वह देखने योग्य ही ना हो। तो गद्यांश की बात आई तो यहाँ पे किस चैप्टर से है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है,
ये किस चैप्टर का है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर का हो जाता है। और इसमें लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पहला क्वेश्चन। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से अवतरित है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आती है। तो ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, परंतु इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। तो इससे समझ में आ रहा है, जब किसी मनुष्य के मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, वह दूसरे की खुशी को देखकर जलने लगता है और जो भी चीज़ उसके पास उपलब्ध होती है उन वस्तुओं का भी पूरी तरीके से आनंद नहीं उठा पाता। यही चीज़ हमको कही गई है। इसके बाद में हमारे पास थर्ड है, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है। तो जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा लगने लगता है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वो देखने योग्य ही नहीं है। तो बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल जाएगा अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। इसी के साथ में वर्णात्मक का पहला प्रश्न हो गया। चलते हैं वर्णात्मक के दूसरे प्रश्न की तरफ। इसी के साथ में आ चुके हैं हम दूसरे प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश कर लिया, पद्यांश की बारी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, पहला दिया है, ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमत अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत रिसिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ। से पहले बात आती है, तो आपको पता है ये जो चैप्टर है ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। बात करें अगर चैप्टर के नाम की, तो भ्रमर गीत जो है वो इस चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत नामक चैप्टर से लिया है। तो इसका शीर्षक क्या है? शीर्षक हमारा हो जाएगा भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। और जो इसके कवि हैं, कवि कौन हो जाएंगे? सूरदास जी इसके कवि हो जाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा पहला क्वेश्चन। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसमें श्री कृष्ण के जब वो वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनके द्वारा जब गोपियों को, ग्वाल बालों को याद किया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो क्या कहते हैं? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, कि हे उद्धव, जब मैं गोपियों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में खेलता रहता था, तो खेलते खिलते हंसते मुस्कुराते सारा दिन गुजर जाता था और हमें समय का पता नहीं चलता था। फिर सूरदास जी क्या कहते हैं कि सभी ब्रजवासी बहुत ही ज़्यादा धन्य हैं, क्योंकि उनके हित की चिंता स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें बताई गई है। इसके बाद थर्ड है, क्या कहते हैं? श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती। तो इसमें क्या है, श्री कृष्ण की बहुत सारी बातें जो हैं इनको याद रहती हैं। जैसे क्या? गोकुल, वन, उपवन, कुंज की छाई। ठीक है, और जो माता यशोदा हैं उनको देख करके जो सुख प्राप्त होता है, जो माखन रोटी सजा के वो उनको खिलाती हैं। ठीक है, और जो खेलने कूदने में सारा दिन बिताते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको याद रहती हैं। आपको अपने लैंग्वेज में लिख देना है, 3 से 4 लाइन में इसका आंसर लिख देना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसी के साथ चलते हैं हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ। दूसरा पैराग्राफ है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो ये जो हमारा है, इसमें बात आई शीर्षक की, तो आपको बता देते हैं कि इसका जो शीर्षक है वो है हमारा मृत्यु गीत। क्या है? मृत्यु गीत हमारा शीर्षक हो जाता है। और बात करें अगर इसके लेखक के, तो इसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, कौन है? राम नरेश त्रिपाठी।
ठीक है, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो इसमें कह रहे हैं मृत्यु को भी हमें बहुत उत्साहित होकर के उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद में तो जीवन भर आपको आराम ही करना है। मृत्यु एक रूप से विश्राम स्थल है, जहां जाने के बाद में हर व्यक्ति को आराम करने को मिलता है। इसके बाद तीसरा क्या है कि उपयुक्त पंक्तियों में किस रस की प्रधानता है, तो आपको बता देते हैं, इसमें वैराग्य, ठीक है, और शांति रस का भाव हमें देखने को मिलता है। वैराग्य और शांति रस, ठीक है, वैराग्य और शांति रस का जो भाव है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, याद रखिएगा। चलते हैं इसी के साथ में अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो क्या है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा स्वयं नवां नवां विचारधारां स्वीकरोति, नवां शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तत्र सहस्र गृहीतं भवति। एतस्याः गतिशीलतायां रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वतमूल्येषु निहितं, तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औद्र्याम आचार्य दृढ़ता चेति। तो ये हमें दिया गया है, तो इससे पढ़ करके ही हमें समझ में आ रहा है कि ये किस चैप्टर का है। ये संस्कृत भाषायाम महत्वम का हमारा हो जाता है। तो क्या है, संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक, यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ महत्वम, ठीक है, संस्कृत भाषा या महत्वम का ये हमारा हो जाता है। ठीक है, आप लिख देंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ्य से अवतरित है, और उसके बाद इसका अनुवाद कर देंगे। अनुवाद क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारी संस्कृति वो गतिशील है, समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर इसमें नई नई विचारधाराओं को स्वीकृति प्रदान की गई, नए नए शक्तियों को प्राप्त किया गया। ठीक है, इसमें कल्याणकारी चीज़ों को ग्रहण किया जाता है, और जो चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ पुरानी होती हैं उनको हटाते जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पे बताई गई हैं। डिटेल वीडियो नहीं करूँगा ज़्यादा, वरना आपको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ में अथवा वाले प्रश्न पे। तो क्या दिया गया है, इयम नगरी, जब भी नगरी की बात आ जाए तो नगरी तो हमारी एक ही है भैया, वाराणसी। कौन सी नगरी है, वाराणसी। तो हमें समझ में आ चुका है। कह रहे हैं इयम नगरी विविध धर्मानाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धा तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहुवा महात्मानः अत्रागत्य स्वीयाने विचारान् सार्यन्, न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्र इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानस्य कृते लोके विश्रुतः, अत्रत्यः कौशे याष्टिकः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। इसमें क्या है, क्या कहते हैं कि जो हमारी वाराणसी है वो बहुत सारे धर्मों की संगम स्थली है। यहाँ पे बहुत सारे महात्मा, जैसे महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, ठीक है, शंकराचार्य, कबीर, तुलसीदास आदि जैसे महान महान जो हमारे पंडित हैं, महात्मा हैं, उन्होंने जन्म लिया। ना केवल दर्शनेन, ना केवल दर्शन के लिए बल्कि साहित्य, धर्म, कला के क्षेत्र में और बहुत सारे शिल्प के क्षेत्र में, लोक नृत्य के क्षेत्र में भी ये आगे है। अत्रः कोशे याष्टिका देशे देशे सर्वत्र, यहाँ की बनाई हुई चीज़ें देश देश में प्रसिद्ध हैं। तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, वाराणसी चैप्टर का है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद चौथा प्रश्न हमारे पास क्या है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो क्या है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोच्यति, काम हित्वार्थान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो ये आपका जो है, इसमें लोभ के बारे में कहा गया है। आपको बता देते हैं
ये हमारा जो सुभाष तानी चैप्टर है, सुभाष तानी चैप्टर से हमारा क्या है, इसको लिया गया है। तो याद रखिएगा, तो संदर्भ हमारा क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश या प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाष तानी नामक पाठ्य से अवतरित है। इसके बाद दूसरा क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मतलब सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना हो। तो ये आपको समझ में आ चुका है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना नामक पाठ से हमारा क्या है, इसको लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वे भवन्तु सुखिना नामक पाठ से अवतरित है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ में 5वें प्रश्न की तरफ, जो कि हमें क्या दिया गया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का आता है मुक्ति दूत, ठीक है, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, अग्र पूजा, मातृभूमि, कर्ण और साथ में कर्मवीर भारत और तुमुल, ये सारे हमको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको बता देते हैं कि लखनऊ में, ठीक है, हर जगह का अलग अलग चलता है। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमको कमेंट करके बताइए, और आपको कौन सा खंड काव्य लिखना है कमेंट करके बताइए। लखनऊ का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा चलता है जय सुभाष। ठीक है, तो जय सुभाष चलता है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिए। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं, आप जाके देख लीजिए, जो नहीं होगा बताइएगा, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ चुका है। हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे कहा गया है कि जीवन परिचय लिखिए लेखक का। भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो ये 3 दिए गए हैं। आई होप सो आप लोग को रामधारी सिंह दिनकर तो याद ही होगा, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद भी याद होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं याद है तो इसकी भी वीडियो डाली गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लीजिए। ठीक है, खंड खा में हमें क्या करना होता है, कवि का जीवन परिचय देना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। 5 नंबर का आता है आपका गोस्वामी तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी और श्याम नारायण पांडे। तो आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन से तैयार किए हैं हमें कमेंट करके बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। 7th है, अपनी पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। अब देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिना पेपर में आया है, आप मत लिखिएगा, अगर लिख देंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। तो ये हो जाता है हमारा एक श्लोक। आपको कौन सा याद है आप वो लिख सकते हैं। तो इसी के साथ में अगले अपने आखिरी पेज 7th पेज पे आ चुके हैं, जिसमें हमें क्या है कि पत्र लिखने के लिए आता है। तो मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए पत्र और प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ी के लिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक जरूर रहता है, और किस्मत अच्छी होगी तो ऐसे ही आपको दोनों मिल जाएंगे। इसके बाद में संस्कृत के प्रश्न हैं, 4 प्रश्न आपको दिए होते हैं, कोई भी 2 के जवाब देने हैं। तो 2 छोटे छोटे बच्चे दे देते हैं, तो आप भी 2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास में क्या है कि भारतीय संस्कृति का विशेषता अस्ति, तो इसका आंसर क्या होगा, भारतीय संस्कृति विशेषता अस्ति यत इयं संस्कृति आध्यात्मिकतायाः सह भौतिकतायाः अपि अत्य समन्वय करोत। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं। 2 तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में 10वां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जल संरक्षण, मेरी प्रिय पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण और स्वच्छ भारत अभियान। मैंने इसमें से आपको मेरे ये करा रखा है, स्वच्छ भारत अभियान करा रखा है, मेरी प्रिय पुस्तक का। एक और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, मेरे प्रिय कवि। मैंने पेपर से पहले अपने बच्चों को बताया था, ठीक है, कि मेरे प्रिय कवि है, मेरी पुस्तक और ये प्रदूषण, पढ़ के जाइएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, 3-4 और बताए थे, तो इनमें से ये 2 आ गए हैं। तो टोटल आप मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं, 5 वीडियो मैंने डाल रखी है निबंध की। ठीक है, 5 से 6 वीडियो हैं, जाइए वॉच करिए, इनसे बाहर निबंध नहीं आएगा। तो इसी के साथ में हमने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, एक एक चीज़ मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अगर ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट के पेपर के सॉल्यूशन चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन आता है और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए। ऐसे ही सारे पेपर के सॉल्यूशन कराऊंगा, और ऑफिशियल बोर्ड के प्री बोर्ड पेपर की कराऊंगा। मतलब इनसे पेपर आने की संभावना 99% आपकी रहेगी। तो इस वजह से वीडियो को स्किप ना करिए, पूरी वॉच करिए, और बोर्ड एग्जाम में 100%
तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है और 90% से ऊपर मार्क्स लाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको हमारे साथ में जुड़े रहना है। जितने भी बच्चे 90% के ऊपर मार्क्स लाना चाहते हैं फटाफट से कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल भी चिंता ना करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और शानदार पेपर के साथ में जिसको हम कंप्लीट करेंगे और वो है आपका इंग्लिश का पेपर।